राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियों की ढाणी नवलगढ़ झुंझुनू। मैं सुनील कुमार तंवर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एमए नेट लोक प्रशासन, एमए शेट नेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमए। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, जिसमें हम प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की चर्चा इस अध्याय में करें। स्वर्णिम भारत अर्थात प्रारंभिक काल से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो समय है उसके इतिहास की हमें यहाँ बात करनी है, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल रहा है, गोल्डन पीरियड जिसको कहा जा सकता है। प्रारंभ से 1206 ईस्वी भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, कहा जाता था, क्योंकि विश्व गुरु मतलब ज्ञान की दृष्टि से भारत काफी उन्नत स्थिति में था। सोने की चिड़िया यानी उसकी आर्थिक स्थिति, यानी ज्ञान विज्ञान और आर्थिक पक्ष, इन सब में हम पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल थे, अग्रणी श्रेणी में थे। विश्व गुरु होना दर्शा रहा है कि हमारा ज्ञान और विज्ञान आज के आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से भी कहीं आगे था। जब पूरी दुनिया एक यायावर जीवन जी रही थी, उस समय हमारे यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यताएं पनप रही थी, जहाँ वेदों की रचना हुई और उच्च स्तरीय ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए। सोने की चिड़िया भारत का ऐतिहासिक वर्णन हम बात करें प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, तो उसमें हम देख सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी समृद्ध थी। आज के विकसित देशों की तुलना में भारत काफी समृद्ध देश था। इसी ऐतिहासिक समृद्धि के कारण प्रत्येक देश का भारत की ओर आगमन था और इसी कारण भारत की तरफ विदेशी सत्ताएं आकर्षित हुई। सर्वप्रथम सिकंदर यूनानी शासक सेल्यूकस, और उसके बाद तुर्क, मुगल और पश्चिमी देशों से यूरोप, फ्रेंच, ये सारे ब्रिटिश, हॉलैंड वाले, ये सारे लोग यहाँ पर आए और अपनी सत्ताएं स्थापित। अब हम बात करें, ये हमारा प्रारंभिक काल से लेकर 1206 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके बाद है वैदिक सभ्यता, और उसके बाद है पौराणिक काल। उसके बाद हम बात करते हैं महाजनपद काल। हमारा प्रारंभ से जो इतिहास है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो काफी विकसित सभ्यता थी और आज के आधुनिक समय के अनुसार उसमें वो संपूर्ण व्यवस्थाएं हमें उसके अध्ययन में देखने को मिलती हैं जो एक आधुनिक समाज की आवश्यकताएं होती हैं। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तार्किक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। यहाँ वैदिक सभ्यता में हम बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, यानी इस समय वेदों की रचना हुई। हमारे यहाँ काफी ग्रंथ जो है इस पीरियड काल में लिखे गए, जब शेष विश्व में कोई भाषा, कोई लिपि इत्यादि विकसित नहीं थी। सबसे पहले हमने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ज्ञान और विज्ञान कितना उन्नत श्रेणी का था। उसके बाद पौराणिक काल में रामायण, महाभारत, जो हमारे समाज की धार्मिक और नैतिक स्थिति को दर्शा रहे हैं। रामायण जिसमें धर्म की स्थापना की गई, उच्च आदर्श धर्म के स्थापित किए गए, और महाभारत जो धर्म के साथ निर्वहन करना हमें बता रहा है कि हम धर्म के साथ कैसे अपने जीवन में निर्वहन कर सकते हैं और धर्म पे चलना कैसे श्रेष्ठ होता है। उसके बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल जो हमारा इस अध्याय का मुख्य शुरुआती बिंदु है, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से
325 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड समय है उसको हम कहते हैं महाजनपद काल। वैदिक सभ्यता के बाद या उत्तर वैदिक सभ्यता के पतन के बाद हमारे यहाँ मुख्य रूप से उत्तर भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। इस कारण संपूर्ण उत्तर भारत या पूरे भारत की बात करें तो छोटे छोटे जनपदों में विभाजित था। कालांतर में उन्हीं जनपदों ने अपने आप को महाजनपद के रूप में, एक बड़े राज्य के रूप में, एक शक्तिशाली राज्यों के रूप में अपने आप को स्थापित किया। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है एक अगुंतर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 600 ईसा पूर्व का उल्लेख मिलता है, जिसमें भारत में 16 महाजनपदों का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। महाजनपद काल जो है उसका वर्णन हमें काफी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, इनमें मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वत्स, चेदी, पांचाल, कौशल, गंधार, कंबोज, मगध, अवंती। इस प्रकार से कुछ 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें मिलता है। इसके अलावा भी काशी, कौशल, काफी सारे पूरे 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से जो छोटा प्रश्न आता है अबोध का, अबोध यानी आपने क्या सीखा, जो फैक्चुअल चीजें हैं, तथ्यात्मक चीजें हैं, वो उनका ज्ञान आपको हुआ या नहीं हुआ। जैसे प्रश्न आ सकता है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आपको लिखना पड़ेगा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। ये जैन ग्रंथ का आ सकता है किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, भगवती सूत्र। महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, इस प्रकार से आ सकता है। इन 16 महाजनपदों में से किन्हीं 2 का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से हम महाजनपद काल की बात करते हैं। इन जनपदों में दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं थी, राजतंत्र और गणतंत्र। यानी कुछ महाजनपदों में राजतंत्र था, कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था। इन महाजनपदों में मुख्य रूप से मगध एक बड़ा साम्राज्य था और आगे चलकर इसी मगध साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित होगा और एक नए मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे होगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी बात करेंगे राजस्थान के जन। मुख्य रूप से राजस्थान में 4 जनपदों का उल्लेख उस समय मिलता है। नंबर 1 मत्स्य, दूसरा है सीवी, जांगल और सूर्य। मत्स्य जनपद मुख्य रूप से जयपुर, अलवर के आसपास का भूभाग है, जिसकी राजधानी उस समय विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। सीवी जनपद जहां मुख्य रूप से मेवाड़ का क्षेत्र आता है, चित्तौड़ के पास नगरी उसकी राजधानी था। यहाँ सीवी जाति जो यूनानी आक्रमणों के समय, सिकंदर, सेल्यूकस के आक्रमण के समय दक्षिणी पंजाब से राजस्थान की ओर ये लोग मेवाड़ क्षेत्र में आए थे। उसके बाद जांगल जो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर,
जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। इसी जांगल प्रदेश के कारण बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। इसके बाद है सूरसेन, जो मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र, मथुरा और उसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर का क्षेत्र भी शामिल होता है। ब्रज प्रदेश यहाँ मुख्य रूप से महाभारत में उल्लेख है यदुवंशियों, यादवों का शासन, और श्री कृष्ण जो है इससे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार राजस्थान में मुख्य रूप से 4 जनपद हैं, मत्स्य, सेवी, जांगल और सूरसेन। आज हम यहाँ तक बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश, जो मुख्य रूप से महाजनपद काल के एक जनपद मगध, जहाँ नंद वंश का शासन था, और नंद वंश के राजा घनानंद को परास्त करके मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से एक सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की और पूरे भारत के साम्राज्य में शासन किया। यानी भारत में पहली बार मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे जो उसके, उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की भारत में। धन्यवाद।